नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी का और चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया साइज और लोकेशन से रिलेटेड जो नोट्स हैं ज्योग्राफी के उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें कहा गया इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो देखिए बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई हैं जिसमें इंडिया जो है बहुत ही पुरानी एक सिविलाइजेशन रही है। ठीक है, ओवर द ईयर्स इट हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए शुरुआत में अगर देखा जाए जो सिविलाइजेशन थी उसमें एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, उतनी अच्छी नहीं थी। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ है, प्रोग्रेस हुई है इन सब फील्ड्स में। मतलब एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस हुई है, इंडस्ट्री में प्रोग्रेस हुई है और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इंडिया ने करी है। एंड इज़ ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं भारत जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पे चल रहा है। दिस चैप्टर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इनॉर्मिटी ऑफ इंडिया साइज एंड लोकेशन इन दी वर्ल्ड। तो देखिए ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में बताता है कि इंडिया की साइज़ और लोकेशन क्या है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। मतलब वर्ल्ड के अगर मैप में हम लोग भारत को देखें तो इंडिया कहाँ लाई करता है, ठीक है, क्या उसका साइज़ है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर ये बातें होने वाली हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, पहला जो टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, जैसे अर्थ है, अर्थ में आपको पता होगा 2 स्फीयर्स होते हैं, बीच में इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर जो होता है इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिलेगा, नीचे अगर आएंगे तो ये सदर्न हेमिस्फीयर मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंडिया है ये कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इट्स लोकेशन। देखिए आप लोग को 2 चीज़ें याद रखनी है, एक लैटिट्यूड याद रखना है और एक लॉन्गिट्यूड याद रखना है भारत का क्या है। क्योंकि सीधे सीधे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ये चीज़ पूछी जाती है कि भारत का लैटिट्यूड बताइए कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है और लॉन्गिट्यूड बताइए कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया। तो ये जो आपका है मान लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ वाला है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है ये। और ये अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका मिलेगा वो 97, जैसे मान लीजिए जो पॉइंट है ये है 90, ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये जो आपका भारत है वो यहीं कहीं लाई करेगा, मतलब इसी लैटिट्यूड में लाई करेगा। ये इसका कहने का मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप लोग को ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये आपको उसका लोकेशन याद रखना है। लॉन्गिट्यूड में अगर आएंगे तो लॉन्गिट्यूड में देखिए 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए अर्थ है, ये आपका सेंटर लाइन है, ठीक है, तो ईस्ट आपको पता होगा राइट में होता है। तो 68 यहाँ मान लीजिए आ रहा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके ये मान लीजिए 97 है, तो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, मतलब जो इंडिया है वो कहीं यहीं पे लाई करेगा इसी पोर्शन में। ठीक है, दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस जो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का है और यहाँ पे भी अगर डिफरेंस देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का ही होता है। तो 30 डिग्री की डिफरेंस की वजह से कहीं ना कहीं जो वेस्ट पोर्शन है भारत का वेस्ट मोस्ट पार्ट है और जो ईस्ट मोस्ट पार्ट है इसमें टाइम का डिफरेंस भी आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस आता है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड इज़ द अंडमान निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। तो आप लोग को अंडमान निकोबार आइलैंड दिखाते हैं कहाँ पर है। तो देखिए भारत का मैप है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये भारत का नॉर्थ साउथ ईस्ट पार्ट है और यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई कर रहा है। इसी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आप एक पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये सबसे मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट था भारत का, लेकिन जब सुनामी आई 2004 में तो ये डूब गया था। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। तो जो आपका साउथ ईस्ट पोर्शन है वहाँ पर क्या लाई करता है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहीं पर अगर देखा जाए तो बोला गया है साउथ वेस्ट पोर्शन में क्या लाई करता है, लक्षद्वीप आइलैंड लाई करता है किधर, अरेबियन सी में। तो अंडमान निकोबार जो था बे ऑफ बंगाल में था, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कहाँ पे है, अंडमान सी में है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको मैप में दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका अरेबियन सी हो गया, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड किधर की ओर है, तो साउथ के वेस्ट पार्ट में है, मतलब साउथ वेस्ट पार्ट में है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, लेकिन साउथ ईस्ट पोर्शन में है और लक्षद्वीप है साउथ वेस्ट पोर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या बोला गया।
अब देखिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। जो पहला फैक्ट है उसमें देखिए क्या कहा गया है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट। तो पहले सदर्न मोस्ट जो पॉइंट था वो क्या था, इंदिरा पॉइंट था। बाद में क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, मतलब डूब गया जब 2004 में क्या आई, सुनामी आई। इंडिया के बारे में बात की जाए, साइज़ के बारे में बात की जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है भारत, सबसे बड़ी है रशिया, फिर कनाडा है, फिर यूएस है, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया है 6 नंबर पे और 7th पे कौन सी है, 7th पे है भारत। द फॉलोइंग पॉइंट्स हेल्प्स इन एक्सेसिंग द इनॉर्मस साइज़ ऑफ आवर कंट्री। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो साइज़ से रिलेटेड है। जैसे आपको लैंड मास अगर आपको पता करना है, भारत का जो लैंड मास है, मतलब जो भारत में लैंड है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना अमाउंट ऑफ लैंड इंडिया में प्रेजेंट है, मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा एक चीज़ आपको समझनी है कि पूरे विश्व का अगर देखा जाए, पूरे विश्व में जितना भी जोग्राफिकल एरिया है तो उसका 2.4% कहाँ पर लाई करता है, भारत में लाई करता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 या इसको 2.4 ही ज़्यादा बेटर रहेगा कि 2.4% जो जोग्राफिकल एरिया है पूरे विश्व का वो कहाँ पर है, वो है भारत में। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री। अब देखिए भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 5200 किलोमीटर की है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7516.6 किलोमीटर। मतलब भारत की जो कोस्ट लाइन है वो अगर देखा जाए जिसमें अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड कर दें, लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर दें तो ये कितनी हो जाती है, तो 7516 किलोमीटर की है। ठीक है, तो लैंड बाउंड्री इतनी बड़ी है और जो कोस्टल बाउंड्री है वो भी बहुत बड़ी है। अब कोस्टल स्टेट्स भी बहुत सारे हैं जिसमें गुजरात आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, ठीक है, और उस मतलब और भी देखेंगे तमिलनाडु, केरला, बहुत सारे स्टेट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है, गुजरात की है। याद रखिएगा स्टेट के केस में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन्स इन दी नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए भारत में बहुत सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जैसे हिमालय है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में पाया जाएगा, मतलब नॉर्थ वेस्ट में तो हिमालय नहीं पाया जाएगा, इस तरफ की ओर मिलेगा आपको, नॉर्थ में मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ये हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आपको मेनली हिमालयाज़ मिल जाएंगे और भी कई सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स मिल जाएंगे किधर, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो देखिए अगर आप साउथ से नॉर्थ आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए भारत का मैप में अगर देखा जाए तो इधर साउथ है, ये इस तरफ नॉर्थ है, तो अगर आप साउथ से नॉर्थ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट है, डे और नाइट का ड्यूरेशन का मतलब ये है कि जो रात होती है, रात कम समय की होगी, दिन ज़्यादा समय का होगा, या इसका उल्टा अगर हो रहा है तो ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जब आप नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ मूव करते हो। ठीक है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो अभी हम लोग ने आपको बताया था अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का गैप है और 30 डिग्री के गैप की वजह से जो टाइम लैग है वो कितने घंटे का है, 2 आवर्स का है। ठीक है, तो अभी आप लोग जो लॉन्गिट्यूड्स देखे थे उसमें आप देखिएगा यहाँ पर जो ईस्ट में लॉन्गिट्यूड बताया गया था और ये दूसरा ईस्ट में लॉन्गिट्यूड बताया गया था, दोनों में जो डिग्रीज का गैप था वो कितना था, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का गैप था। इस 30 डिग्री के गैप की वजह से टाइम लैग जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का होता है। हेंस द टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो देखिए एक टाइम डिसाइड कर लिया गया है, ठीक है, एक लाइन डिसाइड कर ली है जो बीच से पास करती है, उसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का आप लोग ये याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से पास होती है, तो मिर्ज़ापुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से पास होती है। इसको स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरे कंट्री का, मतलब जो सारे पूरे भारत में जो घड़ी चल रही है, जो घड़ी है वो इसी टाइम के हिसाब से सेट करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडिया इन द वर्ल्ड की बात अगर करें तो वर्ल्ड में अगर देखेंगे भारत का बहुत बड़ा स्थान है। एरिया के टर्म्स में देखिए, पॉपुलेशन में पता होगा आप लोगों को भारत दूसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पर जो बात करी गई है उसको भी देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। इंडिया हैज़ अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अगर भारत की लोकेशन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है। दिस फैक्ट कैन बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स। देखिए कुछ आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, उससे आप लोग इसको देख सकते हैं। तो पहली बात, जो भारत है वो कहाँ लाई कर रहा है, बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया में। ठीक है, तो ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, जो ईस्ट एशिया है, ये जो वेस्ट एशिया है, दोनों के बीचों बीच में क्या लाई करता है, भारत लाई करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में एग्जिस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है इसकी लोकेशन को।
ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटजिक लोकेशन टू इंडिया। तो देखिए ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं जो भारत से निकलते हैं और फिर बहुत सारे ईस्टर्न एशिया और बहुत सारी कंट्रीज तक जाते हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की लोकेशन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। तो डेक्कन पेनिनसुला आप लोगों को पता होगा जो साउथ वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रोट्रूड करता है, तो इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करता है। हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग इंडिया कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो इसी से आपका क्या होता है, इंडियन ओशन में है क्योंकि डेक्कन पेनिनसुला, तो इसकी वजह से जो ट्रेड रूट्स हैं किसके किसके बीच में, इंडिया वेस्ट एशिया के बीच में, इंडिया अफ्रीका के बीच में, इंडिया यूरोप के बीच में, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इससे आसान हो जाती है, चाहे वो वेस्ट कोस्ट से हो, वेस्ट कोस्ट मतलब चाहे वो इधर से हो या वो इधर से हो, तो दोनों तरफ से जो रूट्स होते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं और आसानी से ट्रेड हो सकता है इन कंट्रीज़ के साथ में। द इंडियन ओशन डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इंडिया। तो इंडियन ओशन जो है उसका नाम भी आप देख सकते हैं इंडिया से ही डिराइव किया गया है, क्योंकि इंडिया हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन पे सबसे बड़ी जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है वो किसकी है, भारत की है। India's contact with world has close contact with the world not only today but also in the past। तो देखिए ये जो ट्रेड की बात कर रहे थे, जो कॉन्टैक्ट की बात कर रहे थे भारत की दूसरे देशों के साथ में, ये आज से नहीं, आज से बहुत साल पहले भी थी, ठीक है, तो ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, पहले भी भारत ट्रेड करता था, कल्चर रिलेशंस हुआ करते थे, कल्चर ट्रांसफ़र होता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पहले भी रही हैं। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट थ्रू लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। तो देखिए जो इंडिया के कॉन्टैक्ट्स रहे हैं लैंड रूट के थ्रू वो बहुत पुराने हैं एज़ कम्पेयर टू मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से, ठीक है, मतलब लैंड रूट्स बहुत पुरानी है एज़ कम्पेयर टू मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। मैरीटाइम का मतलब होता है जो नेवल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं जो सी के कॉन्टैक्ट्स हैं, सी के थ्रू जो रूट्स हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं वो उतने पुराने नहीं हैं जितने पुराने लैंड के रूट्स हैं, ठीक है। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैज़ प्रोवाइडेड पासेज टू एंशिएंट ट्रैवलर्स। तो देखिए बहुत सारे पहले ट्रैवलर्स आते थे, चाइना से आते थे और बहुत सारे जगहों से आते थे, ठीक है, बहुत सारे एशियन कंट्रीज से आते थे, वेस्ट एशिया से आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे। तो वो ट्रैवलर्स आते किसके थ्रू थे, तो बहुत सारे पासेज हैं, ठीक है, हम लोग अगर माउंटेन्स पे जाएंगे तो बहुत सारे पासेज देखने को मिलते हैं, जैसे नाथुला पास है, जोजिला पास है, सिल्किला पास है, तो उन सब पासेज से ये लोग आते थे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन पासेज की भी। These routes have contributed for the exchange of idea। अब इन्हीं रूट से क्या हुआ है, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, कमोडिटीज़ मतलब बहुत सारा सामान एक्सचेंज हुआ है। अब देखिए जो आइडियाज़ है उपनिषद के, रामायण के, पंचतत्व स्टोरीज़ के, इंडियन न्यूमरल्स के, डेसिमल सिस्टम के, इसी वजह से मतलब इन रूट्स की वजह से ये सब चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में पहुंच पाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ ट्रेड से रिलेटेड बात करी गई है। स्पाइसेस मतलब जिसको मसाले कहते हैं, मसलिन हो गया, एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो देखिए ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भारत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, आज भी हुआ करता है, तो ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करी जाती थी, ट्रेड करी जाती थी भारत से दूसरे कंट्रीज़ तक, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी कंट्री। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो भारत में आई हैं, जैसे ग्रीक के स्कल्पचर की बात करी जाए, ठीक है, जो स्कल्पचर है जैसे आर्किटेक्चर है, ठीक है, डोम के स्टाइल जो बने हैं नए नए, ठीक है, मीनारेट जो बनी है, मीनारे जो बनी हुई हैं, वेस्ट एशिया से मेनली वो कल्चर या वो कह सकते हैं वो जो आर्ट है वो कहाँ से आई है, वेस्ट एशिया से आई है और भारत के अलग अलग पार्ट्स तक ये देखी जा सकती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दे दी गई है और वो क्या है, स्विस कैनाल है, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, जब स्विस कैनाल ओपन हुआ, दिखा देते हैं आप लोग को स्विस कैनाल क्या है। तो देखिए स्विस कैनाल को अगर देखा जाए तो नॉर्थ में मेडिटेरियन सी पड़ता है, यहाँ से देखिए पोर्ट साइड है और यहाँ से स्विस कैनाल निकलती है और ऐसे करके आ रही है स्विस कैनाल। और अगर आप देखेंगे तो साउथ में ये इजिप्ट से होके निकल रही है और इजिप्ट से होके कहाँ पहुँच रही है, रेड सी में पहुँच रही है। तो कौन से दो ओशन को कनेक्ट कर रही है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी को किससे कनेक्ट करती है, रेड सी से कनेक्ट करती है। तो ये सारी बातें आप लोग को स्विस कैनाल के बारे में पता होनी चाहिए। अब इस स्विस कैनाल जब खुला तो इससे हुआ क्या, इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए स्विस कैनाल के खुलने से हुआ क्या था कि जो कांटेक्ट था यूरोप के साथ में वो अब और अच्छा हो गया था, क्योंकि जो डिस्टेंस थी वो कम हो गई थी। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए 7000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस पहले ज़्यादा कवर करनी पड़ती थी, वो अब स्विस कैनाल के खुलने से उतनी डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई भारत और यूरोप के बीच में। तो कहीं ना कहीं ट्रेड पे भी असर पड़ा, ट्रेड ज़्यादा अच्छे से हो पाता था, कम पैसे में हो पाता था, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता था लोगों को,
तो इसीलिए भारत के लिए जो सुएज कैनाल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया इंडिया के बारे में थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करी गई है। जैसे इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, और साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये हर समय वैसे चेंज होती रहती है। कभी कभी नए स्टेट्स आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ बढ़ जाती है। तो इस समय अगर प्रेजेंट में देखें 2022 की बात हो रही है, तो इस समय अगर देखा जाए तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ भारत में एग्जिस्ट करती हैं। एंड ऑक्यूपाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, और कहीं ना कहीं सबकी या भारत की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग इट्स नेबर शुड बी केप्ट इन माइंड। तो इंडिया के नेबर्स की बात करी जाए तो आप लोगों को पता होगा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो भारत की नेबर में लाई करती है, मतलब आस पड़ोस में लाई करती है। जैसे कुछ कंट्रीज़ में देखा जाए तो चाइना हो गया, जिसको मतलब चाइना में तिब्बत भी आ जाएगा। नेपाल हो गया, नेपाल आप लोग जानते होंगे नेपाल किधर की ओर लाई करता है, अभी हम सब कुछ आपको दिखा भी देंगे। तो भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान देखा जाए, श्रीलंका देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये सब भी, अफ़गानिस्तान देखा जाए तो ये सब इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं किसके, भारत के। ठीक है, कौन किधर लाई करता है ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा। हालांकि समझ लीजिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ये नॉर्थ इंडिया में लाई करता है, श्रीलंका अगर देखेंगे तो साउथ इंडिया में लाई करता है। ठीक है, इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर आप देखेंगे, आपको मैप के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखा जाए तो ये स्ट्रेट आपको दिखाई पड़ रहा है, इस स्ट्रेट को कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट से कौन कनेक्ट हो रहा है, तो इंडिया और श्रीलंका दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। श्रीलंका कहाँ लाई कर रहा है, तो श्रीलंका आप लोग देख सकते हैं श्रीलंका लाई कर रहा है कहाँ पर, साउथ इंडिया से कनेक्ट करता है। मतलब साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में देखा जाए तो साउथ से जो भारत के साथ कंट्री टच होती है वो कौन सी है, श्रीलंका है। और साउथ में ही अगर आप देखें ध्यान से तो साउथ में क्या लाई करता है, तो मालदीव्स भी लाई करता है, पड़ोस में है लेकिन ये बाउंड्री नहीं टच करता, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पाकिस्तान आप लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान देखिए यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए इसी तरीके से, तो पाकिस्तान तो इधर हो गया आपका, और इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान भी थोड़ा सा टच करता है भारत को। मतलब सबसे छोटी जो मतलब ये कह सकते हैं बाउंड्री है किस कंट्री के साथ में भारत की, वो है अफगानिस्तान के साथ में। और सबसे बड़ी बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश आप देख सकते हैं यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो भारत के एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है क्या, बांग्लादेश। म्यांमार आप देख सकते हैं ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही आपको दिखाई पड़ेगा, ये भी भारत को टच करता है। ठीक है, इसके बाद आप इधर की ओर देखिए, अगर ईस्ट में थोड़ा सा देखेंगे तो ईस्ट में आप देख सकते हैं चाइना जो है वो टच करता है भारत को। चाइना से पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लाई करता है, नेपाल, और ये भी क्या करता है, भारत को टच करता है। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ हैं जो भारत को टच करती हैं। इससे रिलेटेड एक और बात आप लोगों को याद रखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे लाई करती है, याद रखिएगा 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे ये लाई करती है। अब ये कौन कौन से स्टेट्स को टच कर रही है भारत के भी आप लोग देख लीजिए। जैसे पहला स्टेट है गुजरात, अगर वेस्ट से चले पहला स्टेट गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद जो अगला स्टेट है वो कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ आप लोग को देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ है। वेस्ट बंगाल आप लोग देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल को टच कर रही है, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, तो एक स्टेट भूल गए, यहाँ पे देखिए एक और स्टेट है, और कौन सा है वो, झारखंड है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 7 स्टेट्स हैं टोटल जिसको टच करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में। पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड, पांचवा देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, छठा देखें त्रिपुरा, और लास्ट में देखेंगे तो मिजोरम है। तो इस तरीके से 7 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके निकलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग ने जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन देखी थी जो मिर्ज़ापुर से पास हो रही थी, वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से बनाई गई है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन जो है ये IST को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसका अगर लोकेशन देखा जाए तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे ये लाई करता है। ठीक है, और ये कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स हैं जिससे पास करती है। ठीक है, तो देखिए ये सारी बातें भी हमने आपसे करी कि कौन सी कंट्री भारत के मतलब बाउंड्री में है, मतलब बाउंड्रीज कौन टच करती है, कौन उसके आसपास है। तो मालदीव्स को देखा भी हम लोग ने, लक्षद्वीप आइलैंड तो हमारा ही है, भारत का ही है, किधर लाई करता है, साउथ में लाई करता है, कहाँ करता है, वो भी हम लोग ने सारी बातें देखी। गल्फ ऑफ मन्नार या पाक स्ट्रेट जो है, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार या गल्फ ऑफ मन्नार जो है, इन दोनों के बारे में याद रखिएगा कि इंडिया और श्रीलंका को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार हो गया और पाक स्ट्रेट हो गया, दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है।
ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल लोकेशन में भी है और हिस्टोरिकल लिंक्स भी भारत के बहुत ज़्यादा रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ में। बाकी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, कहीं ना कहीं भारत का जो ट्रेड होता है वो हर एक कंट्री के साथ होता है, चाहे इम्पोर्ट होता हो चाहे एक्सपोर्ट होता हो। तो ये सारी बातें जो थी वो चैप्टर 1 से रिलेटेड थी और एक शॉर्ट नोट्स था। तो इससे रिलेटेड बाकी जो MCQs हैं, बाकी और जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।